नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 11 दिसंबर 2023, 11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 जो कि 5 अगस्त 2019 को जिसको डाइल्यूट किया गया था, और आर्टिकल 35A जिसको एबॉलिश या समाप्त कर दिया गया था, उस सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। अब थोड़ा सा इतिहास में जाकर देख लेते हैं कि ये मामला क्या है। आपको पता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को ये कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितनी भी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहें तो हिंदुस्तान में मिल जाएं, या फिर चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दें। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी छोटे से छोटा राज्य, रजवाड़ा, रियासत खुद से अपना राजपाट, अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत क्यों खोना चाहेगा। तो दरअसल अंग्रेजों ने हमारे भारत और पाकिस्तान केवल 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि 600 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने की साजिश भी कर दी, क्योंकि उस समय तक हिंदुस्तान में 552 प्रिंसली स्टेट्स थीं और 48 पाकिस्तान की तरफ प्रिंसली स्टेट्स या देशी रियासतें थीं। तो ये 600 के करीब पूरी प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी, जिनको माउंटबेटन प्लान में ये अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, या चाहे तो खुद मुख्तार स्वतंत्र देश बन जाए। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर राज्य, रजवाड़ों और रियासतों ने यह फैसला किया कि वे स्वतंत्र रहेंगे। उस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनको इंटरनल मिनिस्टर भी कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी मिली कि वो देशी राज्य, रजवाड़ों और रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करवाएं। और फिर उन्होंने अपने सूझबूझ और कौशल से, अपने स्टेट्समैनशिप और पॉलिटिकल क्राफ्टमैनशिप से ज़्यादातर राज्य, रजवाड़ों को भारत के पक्ष में विलय करने के लिए सहमत कर लिया। और उसके लिए जो कागजी कानूनन दस्तावेज तैयार किया गया, उसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय का संधि पत्र। और इस तरीके से उन सारे राज्य, रजवाड़ों ने भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, जिनमें 3 जगहों पर मामला फंस गया था। एक, जम्मू कश्मीर, जहां महाराजा हरि सिंह का शासन था, ज़्यादातर प्रजा मुस्लिम थी और शासक हिंदू थे। दूसरा, निज़ाम हैदराबाद, जहां पर शासक मुस्लिम थे और ज़्यादातर प्रजा हिंदू थी। और तीसरा, जूनागढ़, जो कि नवाब के शासन के अधीन था। खैर, हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, ऑपरेशन पोलो, जो कि एक मिलिट्री ऑपरेशन था, और हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भारत के सामने समर्पण कर दिया, और इस तरीके से निज़ाम की हैदराबाद की रियासत भारत में मिल गई। जूनागढ़ में जनता ने विद्रोह किया और नवाब को भागकर पाकिस्तान में जाना पड़ा, और उन्होंने कराची में शरण ले ली, और बाद में वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, जहां पर 90% से ज्यादा लोगों ने भारत के पक्ष में शामिल होने का निर्णय लिया। अब बात जम्मू कश्मीर की रह गई। जम्मू कश्मीर में बहुत समय तक राजा हरि सिंह इस पशोपेश में, इस कश्मकश में, इस जिद्दोजहद में, इस उलझन में रहे कि भारत में मिले कि पाकिस्तान में मिले। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसलिए उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की घोषणा की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र या खुद मुख्तार बने रहना चाहेंगे तो भी ये संभव नहीं होगा। भारत अगर अपना दावा छोड़ भी दे तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र कश्मीर पर है, और वो कश्मीर को ज़रूर हासिल करके रहेंगे। और वो अक्सर जिन्ना अपने कई बातचीत में कहते रहते थे कि कश्मीर इज़ लाइक एन एप्पल
इन दी पॉकेट ऑफ हिज कोट। कश्मीर जो है उनके कोट की जेब में रखा एक सेब है जिसको वो जब चाहें तब निकाल के खा सकते हैं। और ये विश्वास उनका इसलिए था क्योंकि वो मानते थे कि कश्मीर में अधिकतर प्रजा मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या उनकी पार्टी के समर्थन में जाएंगे, क्योंकि एक समान धार्मिक विचारधारा होने के कारण ये संभव है कि कश्मीर की प्रजा भी जिन्ना के साथ पाकिस्तान में मिलना चाहे। लेकिन हालात बदलते गए और जम्मू कश्मीर पर उस समय महाराजा हरि सिंह के खिलाफ पाकिस्तान ने कबायलियों की फौज भेजी, जो दरअसल पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ही थी, जो कि ट्राइब्स के रूप में कश्मीर पर हमला करने के लिए चल पड़ी। और उन्होंने पूरे कश्मीर में बारामूला तक पहुंचते पहुंचते जो नरसंहार किया, जिस तरीके से गांवों को जलाया, महिलाओं बच्चों को मारा, नौजवानों का कत्ल किया, जिस क्रूरता और बेरहमी के साथ महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, बलात्कार किए गए, और इस तरीके से जो वहाँ नफरत की आंधी इन कबीलाई विद्रोहियों ने कश्मीर में उत्पात के रूप में मचाई। दरअसल ये पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड सोल्जर्स थे, जो कि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी की तरह यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, लेकिन इनको पूरी तरीके से आर्म्स, एम्युनिशन, सपोर्ट, असलहा, गोला बारूद, प्रशिक्षण सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी से दिया गया था, और जिसके सबूत भी मिल गए और सारी की सारी साजिश नुमायां हो गई, खुलकर सामने आ गई। और जब पाकिस्तान की एक कबायली कश्मीर की तरफ राजा हरि सिंह के महल के लगभग कुछ दूरी तक पहुंच गए थे और कश्मीर की बत्ती का उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई काट दी, तो फिर महाराजा हरि सिंह समझ गए कि अब कश्मीर का अंत निकट है। कश्मीर की उनकी सेना पाकिस्तान के इस जबरदस्त कबायली हमले के आगे नाकाम होती दिख रही थी, और उनको मालूम था कि वो अकेले पाकिस्तान की इस कबायली सेना को रोक नहीं पाएंगे, और इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। और उस समय भारत सरकार ने कहा कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं कर देते, हम आपको किसी तरीके की सैनिक सहायता नहीं दे सकते, वरना हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगेगा, और कल को पाकिस्तान और उसके समर्थक देश कहेंगे कि भारत ने कश्मीर पर सैन्य हमला बोल दिया। और इस तरह से 26/10/1947 को महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन फेवर ऑफ इंडिया ने भारत के पक्ष में संधि के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें आज का पूरा जम्मू कश्मीर और वो पूरा इलाका जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में आता है, वो पूरा इलाका भारत के पक्ष में विलय कर दिया। उस समय तक कश्मीर को कोई भी अलग से विशेष दर्जा या स्पेशल स्टेटस देने का ना तो प्रोविजन था, ना बातचीत थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से ही चुन कर आए हमारे देश की संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला, जो आज हमारे फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला हैं। श्री फारूक अब्दुल्ला के पिताजी और उमर अब्दुल्ला के बाबा जी श्री शेख अब्दुल्ला, जो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू के निकट मित्रों में हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रावधान रखा कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाए। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए एक अलग से पंडित नेहरू ने संविधान सभा के एक सदस्य आयंगर को, श्री गोपाल स्वामी आयंगर को, यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का ड्राफ्ट प्रोविजन तैयार करें। जिस समय ऐसा हुआ तो डॉक्टर आम्बेडकर, सरदार पटेल और तमाम हमारे संविधान सभा के बड़े संख्या में लोगों ने जम्मू कश्मीर को अलग से विशेष दर्जा देने का विरोध किया। उनका यह साफ मानना था कि जब बाकी सारे रियासतों को भारत में मिलाया गया, जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए गए,
उनको कोई भी विशेष दर्जा, रियायत या सहूलियत नहीं दी गई, तो फिर जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा विशेष दर्जा देने का क्या मतलब है? और जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, जेरो, जबर, अल्प विराम, पूर्ण विराम तक का कोई अंतर नहीं था, तो क्यों उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जाए? लेकिन उसी बीच पंडित नेहरू विदेश यात्रा पर चले गए और फिर उनकी गैर मौजूदगी में श्री अयंगर साहब ने आर्टिकल 370 का प्रोविजन ड्राफ्ट करना शुरू किया। इस बीच 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हमारा संविधान लागू होने के लगभग 2 साल बाद 17/11/1952 17 नवंबर 1952 को आर्टिकल 370 वॉज एनफोर्स्ड। 2 साल बाद, संविधान लागू होने के लगभग 2 साल बाद हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 को प्रवर्तित किया गया, लागू किया गया। और फिर जम्मू कश्मीर की एक अलग से संविधान सभा बनाई गई और उस संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान लिखा जो 26 जनवरी 1956 से लागू हुआ, 26 जनवरी 1956। इस तरीके से जम्मू कश्मीर हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अपनी अलग से संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसके पास अपना अलग से संविधान बनाने का अधिकार था और जिन्होंने रक्षा, दूरसंचार, विदेशी मामले, मुद्रा, ऐसे 3-4 विषय छोड़कर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी सारे विषय जो राज्य के पास नहीं होते हैं, जो संघ सूची में होते हैं, वो सब जम्मू कश्मीर को सौंप दिए गए। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को 370 के जरिए एक विशेष दर्जा दे दिया गया। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर रियासत और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को वजीर आजम, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया गया और जम्मू कश्मीर का अलग से अपना राजकीय ध्वज बनाया गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा एकमात्र राज्य था जिसका अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसका अलग से अपना स्टेट फ्लैग था, जिसके पास वो सारे अधिकार थे जो अन्य किसी राज्यों के पास नहीं थे। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर 2 संविधानों से शासित होता था, एक भारत का संविधान, दूसरा जम्मू कश्मीर का संविधान। जम्मू कश्मीर के संविधान में खास तौर पर रिपब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब ये बड़े ताज्जुब और हैरानी की बात है कि एक रिपब्लिक के अंदर दूसरा रिपब्लिक कैसे हो सकता है, जब भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, इंडिया शैल बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक रिपब्लिक के अंदर दूसरा रिपब्लिक, एक गणराज्य के अंदर दूसरा गणराज्य कैसे हो सकता है? और इस तरीके से जम्मू कश्मीर राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके ये आर्टिकल 370 जब इंट्रोड्यूस किया गया तो फिर हमारी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ा विरोध हुआ। और तब अयंगर साहब ने यह कहा कि हम आर्टिकल 370 को टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन, यानी अस्थायी, तदर्थ, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां के हालात जिस तरीके के हैं, वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन है, युद्ध जैसी स्थिति है। कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायली और सेना का हमला हो चुका है और जंगे हालात में ऐसा जरूरी है कि कुछ उसको विशेष प्रावधान देकर सुरक्षा दी जाए और बाद में जब सब कुछ स्थिति संभल जाए, सामान्य हो जाए, तो 370 को हटा दिया जाएगा। लेकिन जो वो स्पेशल, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल प्रोविजन था, वो परमानेंट प्रोविजन के रूप में बदल गया और स्थायी तौर पर तब से आज तक चला रहा था, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सारे हक और हुकूक
अधिकार, राइट्स हासिल थे जो भारत के किसी भी नागरिक को हैं, लेकिन भारत के सारे नागरिकों को जम्मू कश्मीर में वो कोई भी अधिकार नहीं थे। न तो वो वहाँ पर स्थायी रूप से बस सकते थे, न रोजी रोटी रोजगार कर सकते थे, न वहाँ की किसी महिला से विवाह कर सकते थे। उनके ऊपर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, CAGI का भी जुरिस्डिक्शन, उनका क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता था और वहाँ के लोग भारत आकर रह सकते थे, नौकरी कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, जमीनों की खरीद फरोख्त कर सकते थे। और सबसे बड़ी और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुखद बात यह थी कि वहाँ पर जो हमारे वाल्मीकि समुदाय के सदस्य थे, जो हमारे दलित समुदाय के सदस्य थे, उनको केवल और केवल सफाई कर्मचारी के ही तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना होगा। वे न तो वहां पर स्थायी रूप से निवास करेंगे, न वहां पर वोट डालेंगे, न वहां पर सरकारी नौकरी और रोजगार पा सकेंगे। वो केवल और केवल सफाई कर्मचारी के रूप में ही काम करेंगे। ऐसा घोर अमानवीय और मानवाधिकारों के विरुद्ध ये प्रावधान चलता रहा और हमारे देश की जो दलित हितैषी पार्टियां हैं, अनुसूचित जाति की समर्थक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में उनके हितों और उनकी सुरक्षा के लिए बात करते हैं, उनमें से किसी ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उसके बाद कश्मीरियत के नाम पर केवल एक मजहब इस्लाम को ही कश्मीरियत का पर्यायवाची बना दिया गया, जबकि कश्मीरियत का मतलब है वहां पर रहने वाले सभी मुसलमान भाई बहन और साथ में हिंदू समाज और समुदाय के लोग, जैन, बौद्ध, सिख और इसके साथ साथ वो तमाम जो जनजातियां हैं, बक्करवाल, गुजरावाल, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, उन सब से मिल करके जो हमारी वहाँ की तहजीब व तमद्दुन, हमारा कल्चर बनता है, वो है कश्मीरियत। और फिर 90 के दशक तक आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश में दरबदर भटकना पड़ा। वो अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। उन्होंने अपनी जड़ों से उखड़कर कश्मीर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके लिए नारा लगा कि या तो इस्लाम धर्म में शामिल हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो, या अपने बहू बेटियों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और बड़ी संख्या में हमारे देश में कश्मीरी पंडित अलग अलग जगहों पर एक शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर हुए और उनके भी अधिकारों और हक व हुकूक को महफूज करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई सामने नहीं आया। 90 के बाद से जो दहशतगर्दी का दौर शुरू हुआ, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीमा पार से लगातार आतंकवाद बढ़ा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल इंसार और तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन वहाँ सक्रिय हो गए। सीमा पार से उनको हर तरीके की मदद, इमदाद, रुपया, पैसा, ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात रेडिकलाइजेशन का काम, हमारे कश्मीर नौजवानों को बरगलाने का काम, उनको इस्लाम के नाम पर जिहाद करने के लिए तैयार करना, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ जहर मन में भरना और हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ काम करने के लिए उकसाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहाँ की कुछ जमातें, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते रहे और वो बारी बारी से लगातार सत्ता में आते रहे। तो 370 उनके सुख सुविधा और राजनीतिक अधिकारों का एक जरिया बन गया, जिससे एक आम कश्मीरी को, एक साधारण कश्मीरी को कोई भी लाभ नहीं था। आखिरकार बीजेपी जब सत्ता में आई तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, लेकिन उसके पहले से ही जनसंघ के ज़माने में, जब श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के एक बड़े नेता थे, वो साफ साफ कहते थे एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चल सकते। और ये जनसंघ के ज़माने से ऐसी सोच थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 370 कश्मीर को भारत से जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता और काटता है। और इसलिए बीजेपी ने लगातार
अपने चुनावी घोषणा पत्रों में और अपनी रैलियों में यह कहा था कि जब वो वापस सत्ता में आएंगे, जब भी कभी होगा तो वो अनुच्छेद 370 को हटाने का काम करेंगे। आखिरकार 5 अगस्त 2019 को उन्होंने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया और आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया, जिसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटिशनर्स और बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई। उन्होंने जिस तरीके से 370 को हटाया उसको गैर कानूनी, गैर आईनी बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताया और कहा कि यह गलत तरीके से किया गया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंपा और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को एक में क्लब करके, एक में मिलाते हुए इस पूरे मुद्दे को 7 प्रश्नों में बांटा। ध्यान से सुनिए, आज का फैसला, उस फैसले के 7 अहम बिंदु हैं, 7 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, वॉज आर्टिकल 370 परमानेंट और टेम्पोररी इन नेचर? क्या अनुच्छेद 370 स्थायी या तदर्थ एवं अस्थायी प्रकृति का है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, वेदर आर्टिकल 370's एब्रोगेशन वॉज वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? क्या अनुच्छेद 370 को जिस तरह से हटाया गया वह विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, कैन एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर? क्या भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से लागू हो सकता है या नहीं? नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वेदर 2019 5th August action of the government of India in the parliament to dilute article 370 and abolish article 35A was possible, legal and constitutional? जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को शिथिल किया गया, अनुच्छेद 35A को समाप्त किया गया, भारत सरकार के द्वारा संसद में जो प्रक्रिया अपना करके किया गया, क्या ऐसा करना संभव था, संवैधानिक था, सही था? क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, प्रेसिडेंट्स रूल ऑन J&K वाज वैलिड और नॉट? क्या जम्मू कश्मीर पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वह विधिसम्मत और संवैधानिक था या नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड यूनियन टेरिटरी, वाज दैट वैलिड और नॉट? जम्मू कश्मीर को पूर्णकालिक राज्य से बदलकर एक संघ शासित क्षेत्र में 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेह लद्दाख का हिस्सा अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। तो क्या किसी राज्य को इस तरीके से संघ शासित क्षेत्र बनाया जा सकता है या नहीं? एंड द 7th and the last question which was taken up by the Supreme Court considering all the petitions was whether president's action on Jammu and Kashmir was constitutional, legal or not? राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो कार्रवाई की गई, जो निर्णय लिया गया, जो अधिसूचना जारी की गई, क्या वह विधि सम्मत या संविधान सम्मत है या नहीं? इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इन 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इन सारी याचिकाओं को आपस में मिलाकर इन 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने बहुत ही स्पष्ट और सही तरीके से सोच विचार कर निर्णय दिया, जिसमें कि अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। J&K is an integral part of India. Number 2, J&K holds no internal sovereignty within the country of India. जम्मू कश्मीर को भारत के भीतर कोई आंतरिक संप्रभुता प्राप्त नहीं है, which means that the government of India is sovereign and we the people of India are sovereign. भारत की सरकार और हम भारत के लोग संप्रभु हैं,
जम्मू कश्मीर को कोई अलग से आंतरिक संप्रभुता प्राप्त नहीं है। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में और आज कही कि युवराज करण सिंह हु सक्सीडेड महाराजा हरि सिंह has openly declared and officially announced that the Constitution of India is fully enforceable on Jammu and Kashmir। महाराजा हरि सिंह के उत्तराधिकारी और उनके पुत्र श्री करण सिंह ने स्पष्ट आधिकारिक तौर पर राजकीय आदेश के रूप में यह कहा कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान पर पूरी तरह लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने जजमेंट में एक और महत्वपूर्ण बात कही, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया एज अ स्टेट विच इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य और इसलिए भारत का अभिन्न अंग है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी दलों और विपक्षी विरोधी वकीलों के द्वारा जितनी याचिकाएं सम्मिलित की गई थी उन सबको एक में मिलाकर इन 7 प्रश्नों का एक एक करके जवाब दिया और पूरी तरह से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही बताया, प्रक्रिया को सही बताया, राष्ट्रपति के अधिकार को सही बताया, भारत सरकार और संसद द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी सही बताया। क्योंकि जिस समय 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने और उसको शिथिल करने का निर्णय लागू किया गया, अनुच्छेद 35A को हटाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, विधानसभा भंग थी और इस वजह से वहां के राज्यपाल के पास ही विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति थी। जहां तक अनुच्छेद 370 को यदि आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा वह प्रस्ताव स्वीकृत और पारित न हो। सवाल यह है कि जब 26 जनवरी 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया तो फिर वो संविधान सभा अपने आप समाप्त हो गई। जैसे कि जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो हमारे देश की संविधान सभा भी समाप्त हो गई और वो अंतरिम संसद के रूप में बदल गई और 1952 के बाद यही हमारी अंतरिम संसद एक पूर्णकालिक संसद के रूप में काम करने लगी, जो आज तक काम कर रही है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भी संविधान बनाने के बाद वहां के अंतरिम विधानसभा में परिवर्तित हो गई और अंतरिम विधानसभा चुनावों के बाद पूर्णकालिक विधानसभा के रूप में परिवर्तित हो गई। और चूंकि विधानसभा 5 अगस्त 2019 को अस्तित्व में नहीं थी, भंग हो चुकी थी, तो राज्य की समस्त शक्तियां विधायी और कार्यपालक राज्यपाल महामहिम के अंदर निहित थी और उनकी अनुशंसा पर, राज्यपाल के अनुशंसा पर भारत सरकार ने संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करते हुए भारत के राजपत्र गैजेट में उसको प्रकाशित किया और 370 को शिथिल करके 35A अनुच्छेद को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और इस तरह से आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारत सरकार के उस निर्णय पर अपनी संवैधानिक मोहर लगा दी जो 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। हाँ, चलते चलते एक बात और, इस 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जस्टिस कौल ने एक बात और कही है कि एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाना चाहिए, जैसा कि दुनिया के तमाम देशों में बनाया गया है, ताकि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं, ये प्रायः एलिगेशंस लगते रहे हैं कि वहां पर हमारे देश की सेनाओं के द्वारा, अर्धसैनिक बलों के द्वारा या स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा
बाहर से, सीमा पार से आए हुए लोगों के द्वारा जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसकी जांच पड़ताल के लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो अगले साल 30 सितंबर 2024 तक टिल 30 सितंबर 2024 जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं। तो अब जब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा हो चुका है, परिसीमन आयोग ने काम पूरा कर दिया है, डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, प्रस्तुत हो चुकी है, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ी है बल्कि आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर वहां के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातियों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं और बकरवाल जैसे तमाम वहां पर जो यायावर, घुमंतु जनजातियां हैं उनको भी आरक्षण देकर के जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो आज से उस तमाम विवाद पर, उन तमाम कंट्रोवर्सीज पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है जो 370 को लगाए जाने के तौर तरीकों के लेकर सवाल उठा रहे थे। इस पर यदि आप कुछ और भी जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट और दिए गए हमारे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, फ़ोन नंबर्स या हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं और फिर जम्मू कश्मीर पर एक डिटेल्ड वीडियो विस्तार से जम्मू कश्मीर का जब से एक राज्य के रूप में मौर्य काल से स्थापना हुई से लेकर मोदी काल तक आते आते वहां पर किस तरह से शैव मत और उसके बाद शाक्त मत, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद इस्लाम, उसके बाद सिख और इस तरीके से कई धार्मिक धाराएं, सूफी मत, पंथ वहां पहुंचे, कैसे जम्मू कश्मीर में आज जो हालात हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास, वर्तमान और भविष्य, इसको लेकर के एक मैं बहुत विस्तृत वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा जो लगभग 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसमें हम पूरे जम्मू कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लीगल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें और आज का वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।